हाँ जी क्लास, आज आपका जो लेक्चर है, पहले जो आपका लेक्चर चल रहा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें आपने ये सरफेस टेंशन पढ़ी थी, विस्कोसिटी पढ़ी थी, उसी का जो थर्ड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आज आपने पढ़ना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो ये जो टर्म है आपके पास रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कहाँ से आई है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव आई हुई है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन पढ़ी है पहले कभी कहीं टर्म? यस मैम। क्या चीज होती है? जब कोई भी चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। हाँ जी, बेंड होती है, या आप कह सकते हैं कि अपना पाथ चेंज कर लेती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, जैसे आपने ये फिनोमेना देखा होगा, ठीक है, कि ये आपकी जो है इंसिडेंट रे है, जब ये रेयर मीडियम से, ये एयर है, एयर आपका रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम ऐसा होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो। ठीक है, जैसे इसके हैं, ठीक है, आप ये देखें रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम जो है इसके अगर आप देखें एयर से, ये आपकी लाइट रे है। ठीक है, ये जब इधर आती है इस पॉइंट के ऊपर, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, अगर आप इस ग्लास को कंपेयर करते हैं एयर के साथ, तो जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के कंपैरिजन में एक दूसरे के करीब है। ठीक है, क्लोज होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो आपकी जो लाइट रे है वो क्या कर रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि पाथ चेंज कर रही है? ये आपका रेयर मीडियम है, यहाँ से वो एंटर हुई है इस डेंसर मीडियम के अंदर, उसके बाद उसको ये वाला पाथ पे फॉलो करना चाहिए, ये उसका एक्चुअल पाथ है। हम कहते हैं ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे ही है ना? अगर स्ट्रेट में मूव यस करती मैम। है, मैम स्ट्रेट में मूव करती है, फिर तो उसका एक्सपेक्टेड पाथ ये होना चाहिए, उसको इस लाइन के अलोंग मूव करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि वो इस लाइन के अलोंग मूव नहीं कर रही, बल्कि वो अपना पाथ चेंज कर रही। ठीक है, वो क्या करिए, अब ये जो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये आपको याद होगा फिजिक्स के कभी प्रैक्टिकल में भी आपने ड्रॉ किया होगा। ये हम 90 के एंगल पे ड्रॉ करते हैं सिर्फ इस लाइन की या इस रे की जो आपके पास डायरेक्शन है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अगर तो ये आपके पास ये वाली रे जो है ये अपना पाथ चेंज ना करती, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल होना था यहाँ पे भी वही होना था। लेकिन अब आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो आपका नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, ये उसका पाथ चेंज है। ठीक है, और इसी फिनोमिना को आपने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। ठीक है, एक्चुअल पाथ आपके पास ये है और एक्सपेक्टेड ये है, उसको मूव इस लाइन के अलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली इस पाथ के अलोंग मूव कर रही है, तो ये उसका चेंज इन पाथ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें, जहां से जब ये बाहर निकल रही है, ठीक है, यहाँ से फिर क्या कर रही है, जब वो ग्लास से बाहर निकलती है तो दोबारा मीडियम चेंज करती है, दोबारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो अब अगर आप नॉर्मल के साथ इसका पाथ कंपेयर करें, तो थोड़ा सा ये नॉर्मल से दूर हट रही है। रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये इसका पाथ चेंज है। ठीक है, जिसको आपने जनरली पहले रिफ्लेक्शन के नाम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है कि एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कि कोई रे या कोई आपके पास जो वेव है उसके पास कितना अपना पाथ चेंज करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। ठीक है, और यही जो आपका एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब आप लिक्विड के अंदर मूव कर जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के रिस्पेक्ट से स्टडी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट को स्टडी कर रहे थे एज लिक्विड, ठीक है, या फिर लिक्विड को स्टडी कर रहे थे एज सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हम जो पाथ चेंज है इन पर्टिकुलरली वो लिक्विड के रिस्पेक्ट से चेक करेंगे। ये आपके पास जनरल रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसकी मैंने रिवीजन करवा दिया आपको कि क्या चीज़ था। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन अब आपके पास कैसे आप चेक कर सकते हैं? ठीक है, ये क्यों होता है? पहले तो ये है कि ये चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि एयर में जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है वो और है, ठीक है, और ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कोई और है। ठीक है, एयर में आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टेस्ट है। ठीक है, और जो आपके पास जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उस फास्टेस्ट स्पीड से कम होती जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में है? एयर में। एयर में। एयर के बाद आप किसी भी और मीडियम में जाएंगे तो वहां पे जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर से कम होगी। ठीक है,
तो अब करते क्या है कि आप किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के साथ कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो एयर के मुकाबले में कितनी है, एयर के कंपैरिजन में कितनी है। जब एयर यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो एक स्टैंडर्ड है जिससे आप बाकी सारी स्पीड्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट ऑफ स्पीड जो है वो हमेशा आपके पास जो है वो एयर के कंपैरिजन में किसी भी और मीडियम के अंदर जो है वो कम होती है। ठीक है, और ये जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी आपके पास एक्चुअली जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है डिफरेंट मीडियम्स में उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी एयर में आपके पास जो होगी स्पीड ऑफ लाइट वो कोई और होगी और ग्लास में जो है वो कोई और होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो दो मीडियम्स लिए हैं, एक एयर है एक ग्लास है। ठीक है, तो हम ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो इसकी फर्दर कुछ कैलकुलेशंस जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अब एक तो आ गई है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्या है आपके पास रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, एयर लें या वैक्यूम लें एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे एयर और वैक्यूम जो है दोनों के अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ लाइट की वो सेम होगी। जो आपके पास रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में और जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है गिवन मीडियम में। ठीक है, जिस भी मीडियम के अंदर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना चाहते हैं उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ कंपेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखा है, स्पीड नहीं लिखा। स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क है? अगर स्पीड लिख दूं तो भी डेफिनेशन ठीक है। मैम स्पीड तो एक स्केलर और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसकी वजह ये है कि हाँ जी, कि क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वेलोसिटी आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और स्पीड आप कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही आपके पास मेन डिफरेंस है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिनिमम जो है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल स्ट्रेट पाथ मिनिमम डिस्टेंस जो है वो फॉलो करता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो आपने पढ़ा था कि वो आपके पास टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो जो आपके पास लाइट होती है क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है तो उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस की टर्म यूज नहीं कर सकते। वो कहीं पे भी कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ फॉलो नहीं करती। इसलिए मैंने यहाँ पे भी वेलोसिटी लिखा, यहाँ पे भी वेलोसिटी लिखा। लाइट जहाँ पे भी होगी उसके लिए जो आपके पास उसकी स्पीड होगी उसको आप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्पीड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैक्यूम में और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो है वो आपके पास गिवन मीडियम में वो आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास रेशियो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम में, ठीक है, और गिवन मीडियम में। ठीक है, इन दोनों को जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपका गिवन मीडियम ग्लास था यहाँ पे जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे थे, या वाटर हो सकता है अगर आप एज सॉल्वेंट चेक कर रहे हैं, या कोई सॉल्वेंट हो सकता है जिसकी आप जो है वो एज लिक्विड जो है वो चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सो गिवन मीडियम आपका जो है वो एयर के अलावा कोई भी हो सकता है जिसके अंदर आप स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखें ये आपके पास वाटर है, ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि इसके ऊपर ये एयर है, एयर एक जो है वो आपके पास रेयर मीडियम है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये एक डेंसर मीडियम है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो एयर के कंपैरिजन में एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब ये आपकी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आई। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का पता है क्या होती है? जी मैम, क्या जिसकी चीज? फ्रीक्वेंसी एक ही जिसकी फ्रीक्वेंसी एक हो या जिसकी वेवलेंथ एक हो। हम सोर्स हो। हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, ये देखें, आप कहते हैं कि जो आपके पास व्हाइट लाइट है उसके एक्चुअली 7 कलर्स हैं। ठीक है, जब वो प्रिज्म से गुजरती है व्हाइट लाइट तो उसके 7 कलर्स बन जाते हैं, ऐसे ही है। जी मैम। अब ये जो 7 कलर्स है एक्चुअली ये आपके पास 7 वेवलेंथ्स हैं, ये भी पता है। ठीक है, व्हाइट जी लाइट जो मैम। जिन 7 कलर्स में डिवाइड होती है वो एक्चुअली आपके पास 7 वेवलेंथ्स है। इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 वेवलेंथ्स पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, और ये जो आपके पास 7 वेवलेंथ्स हैं,
ठीक है, इनकी रेंज आपके पास है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें से अगर आप रेड देखते हैं उसकी वेवलेंथ कोई और होगी, ऑरेंज देखते हैं उसकी वेवलेंथ कोई और होगी, येलो की वेवलेंथ कोई और होगी। तो वेवलेंथ जब आपके पास मल्टी वेवलेंथ इकट्ठी होती है ना किसी भी लाइट के अंदर, किसी भी लाइट सोर्स के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। पॉलीक्रोमैटिक, इसमें जो वर्ड क्रोम है ना, क्रोम उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी अगर एक ही वेव के अंदर मल्टीपल कलर्स मर्ज हुए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास 7 कलर्स मर्ज हुए हुए हैं व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कि ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई एक वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, यानी सिर्फ रेड को सिलेक्ट कर लें, सिर्फ येलो को सिलेक्ट कर लें, सिर्फ ग्रीन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि सिर्फ रेड वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटर लगा दिया जिसने बाकी सारी वेवलेंथ को रोक लिया, सिर्फ एक रेड वेवलेंथ को आगे जाना अलाउ किया। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट में वेवलेंथ आई है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल वेवलेंथ है, सिर्फ आपके पास सिंगल कलर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। तो यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल कलर्स की वेवलेंथ इकट्ठी हैं, ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। व्हाइट लाइट जो है वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, क्योंकि इसके अंदर 7 और कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ है, उसमें से अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये वाली आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट लेनी है यहाँ पे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को मैंने यहाँ पे लिया। आप समझ आ गई इस मोनोक्रोमैटिक लाइट? ये एक सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये लाइट जो है ये एयर से कहाँ पे एंटर होगी, आपके पास वाटर के अंदर। ठीक है, एयर जो है वो आपका रेयर मीडियम था और वाटर क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये देखें इसका एक्सपेक्टेड पाथ क्या है कि इसको इस तरह जाना चाहिए अगर ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन क्या ये इसी पाथ के अलोंग जाएगी? नहीं इस पाथ के अलोंग नहीं जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट भी दोनों मीडियम्स के अंदर डिफरेंट होगी। तो क्या होगा कि आपकी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। कैसे? अगर मैं नॉर्मल ड्रा करके इसके एक्चुअल पाथ के साथ, यहाँ पे तो आपके पास जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम है नॉर्मल के साथ रे का, लेकिन अब अगर मैं एक्चुअल पाथ चेक करती हूँ इस नॉर्मल के साथ कंपेयर करके, तो जो मेरे पास एक्चुअल पाथ है इस मोनोक्रोमैटिक लाइट का वो ये है। ठीक है, यानी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड कर गई है। ठीक है, फर्दर अगर जो है वो आप इस पूरी रे को इंडिविजुअली देखें तो इंसिडेंट रे आई और फिर जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हुई थोड़ी सी इस पाथ की तरफ जो है वो मुड़ गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये आपकी इंसिडेंट रे थी। ठीक है, जो आपकी फॉल कर रही थी आपके मीडियम के अंदर। ठीक है, आपके मीडियम के ऊपर फॉल कर रही थी, वो इंसिडेंट रे थी। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको आपने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल था उसको आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेफिनेशन क्या था, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद आ गया ये रिलेशनशिप? जी मैम। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा आगे जो है वो चेक अगर करें तो आपको याद होगा कि ये रिलेशनशिप एक साइंटिस्ट था स्नेल, उसका नाम था, उसने दिया था, और उसके नाम की बेस पे इसको स्नेल लॉ कहते हैं। अब ये जो आपके पास स्नेल लॉ है इसकी हम फर्दर थोड़ी सी थ्योरी चेक कर लेते हैं। अगर आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, लाइट की दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के मुताबिक हम ये कहते हैं कि जो आपके पास लाइट है वो वेव्स पे कंसिस्ट करती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी 5th सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर डिटेल में बताई है, जिसमें एक में कहा जाता है कि लाइट जो है वो वेव्स पे कंसिस्ट करती है और एक में बताया जाता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट की वेव थ्योरी लेती हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो साइन ऑफ आई है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को रिप्रेजेंट करता है, और जो साइन ऑफ आर है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन लिक्विड में रिप्रेजेंट करता है, जिस भी लिक्विड के अंदर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना चाहते हैं, जैसे आप अभी वाटर के अंदर चेक कर रहे थे। अब एक आपके पास है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपके पास गिवन मीडियम का, और जो आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, इन दोनों की रेशियो है।
ठीक है, एक ला के अकॉर्डिंग आपके पास ये दोनों चीजें इसके इक्वल है, दूसरे ला के अकॉर्डिंग आपके पास जो साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर है वो n2 ओवर n1 के इक्वल है। यहाँ पे जो n1 है ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है इन एयर, ठीक है, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट है इन वाटर, ठीक है। अब आपके पास n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेयर मीडियम के अंदर है, और जो आपका n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चीजों को अगर हम फर्दर अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करता है। ये पढ़ा हुआ है पहले? यस मैम। ठीक है, आप देखें पहले आपके पास जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये छोटा था, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम था। आप वाइट के साथ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इधर वाइट में चेक करें, वो भी कम है, इधर कम था तो इधर भी कम है। उसके बाद येलो लाइन को देखें, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा हो गया। फिर आप जो है वो क्या करें, इस पिंक लाइन को देखें, यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा हुआ है आपके पास, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ा हो गया। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करते करते जो है वो 90 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 हो जाता है तो आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इस वक्त आपके पास जो एंगल आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब ये जो आपका क्रिटिकल एंगल है, अगर इसको मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ तो जो साइन ऑफ आई है उसकी जगह पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और इस फार्मूला के अंदर अगर मैं साइन आई की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो फार्मूला मेरे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे साइन आर जो है वो n1 ओवर n2, क्योंकि साइन आर अगर मैं लेती हूँ तो ये वाली जो आपके पास ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये n2 ओवर n1 इधर आके इन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये साइन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये किस बेस पे आपके पास है? 90 डिग्री की बेस पे। अब एक्चुअली जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास बेसिकली यूज होता है कि आपके पास जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 90 डिग्री है, या जो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है ये रिफ्रैक्ट्रोमीटर के अंदर, यानी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है, ये आपका प्रिंसिपल जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट को हम चेक कर लेते हैं कि कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पहला रिफ्रैक्टोमीटर उसका नाम था एब, ठीक है, तो ये एब रिफ्रैक्टोमीटर उसके नाम पे जो है इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। एक पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, लेकिन आप जो है वो सिर्फ एब रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो आपके कोर्स में आप सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। एब रिफ्रैक्टोमीटर हम चेक कर लेते हैं ये क्या चीज होती है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, एक प्रिज्म बॉक्स होता है इस तरह का, ठीक है। इस प्रिज्म बॉक्स के अंदर आपके पास 2 प्रिज्म लगे होते हैं साइड बाय साइड, यानी एक प्रिज्म जो है, आपने प्रिज्म देखा ना वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जी मैम। ठीक है। तो आप ये समझे कि दोनों 2 प्रिज्म है यहाँ पे और दोनों की बेस को एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ है इसके अंदर, प्रिज्म बॉक्स के अंदर। बात की समझ आ रही है? जी मैम। बेस को जब आप मिलाते हैं ना, ये 2 प्रिज्म्स हैं, ठीक है। प्रिज्म बॉक्स के अंदर 2 प्रिज्म्स हैं जिनको बेस टू बेस आपने जोड़ा हुआ है, एक प्रिज्म 1 है एक प्रिज्म 2 है, ठीक है। और यहाँ से आपने नॉब सी से आप इसको खोल सकते हैं और यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जिस तरह बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं और यहाँ से इस नॉब के थ्रू आप इसको उठा के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इस तरह। आप समझ आइए कि कैसे 2 प्रिज्म जुड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। आप नॉब से पकड़ के इसको यूं खोल सकते हैं, ऊपर जो है वो खुल जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है ये दोनों, जिस तरह आपका दरवाजा जो है वो दीवार के साथ लगा होता है तो दरमियान में आपने देखा होगा एक हिंज लगा हुआ होता है, उस तरह से ये हिंज लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिज्म बॉक्स जिसके अंदर प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 है, ठीक है। अब ये प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 आपने देख लिए, इधर आपका जो है वो नॉब है और इधर जो है वो आपका हिंज है। उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास इस प्रिज्म बॉक्स के ऊपर एक आर्म लगी हुई है, ठीक है। आर्म लगी हुई है, ये देखें ये आर्म जो होती है ये मूवेबल है, इस तरह मूव कर सकती है, ठीक है। अब इस आर्म का क्या काम है आगे हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके इस आर्म के पीछे आपके पास ना ये देखें एक स्केल लगा हुआ है, स्केल नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये देखिए स्केल है जिसके ऊपर ये 10, 15, 20 जो है ये आपके पास है। ये आर्म जो है वो एक्चुअली स्केल के ऊपर मूव करती है, जैसे आपके पास डायल होता है ना घड़ी का, ठीक है, जो डिफरेंट नंबर्स के ऊपर मूव करता है, इसी तरह ये आर्म जो होती है ये स्केल के ऊपर मूव करती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें आपके पास इस आर्म में क्या है, ये ऊपर आपके पास ना एक ये जो चीज लगी है इसको हम कहते हैं ये टेलीस्कोप है, ठीक है। और इसके ऊपर ये आई पीस है जहां से आप देख सकते हैं। ये जो आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर है ये आपकी लैब में पड़ा हुआ भी है, शायद आपने इससे कोई प्रैक्टिकल किया हो, ठीक है। ये आपके पास ऊपर एक फिक्स टेलीस्कोप लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी आपने चेक करना होता है ना आप टेबल पे रख देते हैं इस पूरी को इस स्टैंड के थ्रू, और यहाँ से आप नोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात की समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये मिरर लगा हुआ है एक आपके पास। अब आपने क्या करना है कि पूरी कंस्ट्रक्शन तो आपने देख ली कि एक प्रिज्म बॉक्स था, ठीक है। 2 प्रिज्म लगे हुए थे, एक तरफ हिंज था, एक तरफ नॉब थी, ऊपर एक फिक्स टेलीस्कोप है, नीचे स्टैंड है, एक आर्म है जो कि स्केल के ऊपर मूव कर सकती है, और एक मिरर है। अब प्रोसीजर क्या है इससे किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करने का? अच्छा, इससे आप सिर्फ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। अब रिफ्रैक्टोमीटर से आप सिर्फ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपका प्रिज्म बॉक्स है ना, ठीक है, नॉब से आपने इसको ओपन करके दोनों प्रिज्म्स जो है वो खोल देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको खुले हुए दिखाए हैं, ठीक है, ये उस तरह खुल जाते हैं। आई बात की समझ? यस मैम। आपने क्या करना है कि अपना प्रिज्म बॉक्स ओपन करना है, जैसे यहाँ से मैंने थोड़ा सा आपको ओपन करके शो किया है, ठीक है। नॉब सी से ओपन किया इस तरह, ठीक है। उसके बाद जिस भी लिक्विड का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है ना, उसको इन दोनों प्रिज्म्स के दरमियान में आपने उसका एक ड्रॉप रख देना है, ठीक है। वाटर का चेक करना है, वाटर रख दें, ठीक है। अगर आपने एथेनॉल का चेक करना है, यहाँ पे एथेनॉल का एक ड्रॉप रख दें। एसीटोन का चेक करना है, यहाँ पे एसीटोन का एक ड्रॉप रख दें। समझ आ गई? जी मैम। और जिस भी लिक्विड का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है वो है आपका टेस्ट लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लेस अ ड्रॉप ऑफ टेस्ट लिक्विड हेयर, ठीक है। कहाँ पे? बिटवीन 2 प्रिज्म्स, ठीक है। टेस्ट लिक्विड आपने क्या किया है, 2 प्रिज्म्स के दरमियान रख दिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि दोबारा से दोनों प्रिज्म्स को क्लोज कर दिया। टेस्ट लिक्विड लिया, प्रिज्म बॉक्स को ओपन किया, उसका एक ड्रॉप जो है वो उन दोनों प्रिज्म्स के दरमियान में रखा, और दोबारा से प्रिज्म बॉक्स को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है नंबर 3 पे, ठीक है। आपने आई पीस से, ठीक है, अंदर की तरफ देखना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। आपने आई पीस से जो है वो अंदर देखना है, आपको यहाँ का व्यू नजर आएगा ऊपर से। बात की समझ आ रही है? जी ठीक है जी मैम। ठीक है। व्यू जब आप देखेंगे तो आप क्या होगा कि इस तरह का एक व्यू नजर आएगा अंदर के, इस तरह ना आपको एक डार्क और लाइट पार्ट नजर आएगा, और साथ में इस तरह क्रॉस सा बना हुआ नजर आएगा इधर से जब आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। इस तरह का एक सर्कल होगा, उसमें आपको एक इस तरह का क्रॉस नजर आएगा, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा डार्क होगा और कुछ हिस्सा जो होगा वो लाइट होगा। आपने क्या करना है कि इधर से लेंस को, ठीक है, और इधर से आपने आई पीस को एडजस्ट करना है किस तरह से कि लेंस को भी आप हिला सकते हैं, आई पीस को भी आप हिला सकते हैं, लेकिन आपने दोनों को इस तरह से हिलाना है, ठीक है, रोटेट करना है कि आपको इस तरह का व्यू नजर आए कि आधा बिल्कुल डार्क और आधा बिल्कुल ब्राइट नजर आए व्यू, ठीक है। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे ना, एक्चुअली जब आप आई पीस को या मिरर को हिलाते हैं तो ये जो आपके पास ये चीज होती है ना, ये डार्क और ब्राइट व्यू, ये आपको आगे पीछे मूव करता हुआ नजर आता है। आपने इन दोनों को रोटेट करके इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको हाफ ब्राइट एंड हाफ डार्क व्यू नजर आए। क्लियर? जी मैम। यस मैम। जब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए कि हाफ ब्राइट हो जाए हाफ डार्क हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि आपकी आर्म जो है, ये वाली जो आर्म है, इसकी इस स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है। ये 25 के साथ मिल रही है, ये 30 के साथ मिल रही है, ये 20 के ऊपर आ रही है, 45 के ऊपर आ रही है, ठीक है। जिस भी जगह पे इसकी रीडिंग आ रही है ना, वो आपके पास आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? जी मैम। आप क्या करते हैं, जब टेस्ट लिक्विड को यहाँ पे रख के मिरर और आई पीस को एडजस्ट करते हैं तो ये आर्म खुद ब खुद आगे पीछे मूव करती है, क्योंकि ये नहीं इसी प्रिज्म बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जिस भी जगह पे जाके ये जिस भी रीडिंग के साथ मैच करती है वो आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, समझ आ गई कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है? जी मैम। ठीक है।
आप लैब में अगर आप, मेरा ख्याल है इस सेमेस्टर में तो शायद हम नहीं जाएं, वरना मैं आपको रिफ्रैक्टिव ये जो है ना आपका रिफ्रैक्टोमीटर वहां से दिखा देती। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है, ये लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे खत्म हो गई हैं। ठीक है, इसको आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर देना है।